हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द ह्यूमन प्लेसेंटा टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द डेवलपिंग फीटस। आपने इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ा है, अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। तो इसमें आपको पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है जो डायरेक्टली ह्यूमन प्लेसेंटा से पास हो जाती है डेवलपिंग फीटस के लिए और उसको पैसिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर डी ऑप्शन। आईजीजी जो है आपका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी और साथ में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होती है ह्यूमन सीरम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एलाइसा पे है। आपको सबसे पहले इसका जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। आपको पूछा गया है ये टेक्निक जो है वो किस पे फंडामेंटली डिपेंड करती है। तो ऑप्शंस में है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पे, या फिर हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कंबाइंड विद एन एंजाइम कैटेलाइज्ड कैलोरीमेट्रिक रीडआउट, या फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ आयोडीन आइसोटॉप्स बाउंड टू द सेलुलर रिसेप्टर्स। इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। आपका जो ये एलाइसा होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स वाला, ये रिलेट करता है न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन से। और आपका दूसरा जो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, ये आप जब एसडीएस पेज करते हो तब उसमें जो है ये आता है। और आपका रेडियो एक्टिव डीके जो है ये रिलेटेड है आपका रेडियो इम्यूनो एसे से, ना कि एलाइसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोएक्टिव ड्रग लाइक कोकेन exert their powerful stimulatory effect on the central nervous system primarily by। आपको पूछा गया है कि जो साइकोएक्टिव ड्रग होते हैं कोकेन के, उनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, वो किस वजह से होता है। ब्लॉकिंग द रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स ऑफ डोपामीन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स, प्रोलॉन्गिंग इट्स एक्शन, मिमिकिंग एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्टिमुलेटिंग गाबा रिसेप्टर्स टू कॉज वाइड स्केल हाइपरपोलराइजेशन, इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आपका जो कोकेन होता है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है, आपकी जो डोपामीन के री अपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। यानी कि कोकेन जो है आपके ट्रांसपोर्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन के जो होते हैं उनको ये उनके काम में जो है इंटरफेयर करता है और री अपटेक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो डोपामीन होता है वो साइनेप्टिक क्लिफ्ट में जो है वो ज़्यादा टाइम रहता है और कोकेन का इफेक्ट जो है फिर आपको ज़्यादा टाइम देखने को मिलता है। यानी कि डोपामीन जो है वो बाहर नहीं आ पाता है और आपको जो है जैसे कि कोकेन के इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा अलर्टनेस है, यूफोरिया है, हाइटेंड एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। In the comparative anatomy of vertebrates, which group exhibit a single circulatory system with two chambered heart consisting of one atrium and one ventricle। ये आपको मैंने एनाटॉमी में कंपैरेटिव एनाटॉमी में करवाया भी है, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इन मैमल्स। तो मैमल्स में जो है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू मिलता है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय कंसेंट्रिक लैमेले सराउंडिंग अ सेंट्रल वेस्कुलर चैनल। तो इसमें क्या होता है बोन में कि आपको एक सेंट्रल वेस्कुलर चैनल जो है वो देखने को मिलता है और सराउंडेड किससे होता है, वो कंसेंट्रिक आपके जो लैमेले हैं उससे जो है ये करेक्टराइज होता है। बेसिकली सेंट्रल वेस्कुलर चैनल जो है उसके बाहर आपको कंसेंट्रिक लैमेले मिलते हैं। तो ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लैमेले होते हैं ये आपकी कैल्सिफाइड मैट्रिक्स की लेयर्स जो है वो होती हैं सेंट्रल कैनाल के बाहर। अब आपको पूछा गया है कि इसको बोलते क्या है, तो आपके ऑप्शंस में है ट्रिबैकुले, हेवरेशियन सिस्टम, वोल्फ्समैन कैनाल, या फिर कैनेलिकुलाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हेवरेशियन सिस्टम। इसको ऑस्टियन भी बोलते हैं। ये फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है आपकी कॉम्पैक्ट बोन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है। और ये जो है इसके अंदर ये जो सिस्टम है बेसिकली इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेंट्रल वेस्कुलर चैनल जो है कैनाल जो है देखने को मिलती है और उसके बाहर आपको ये कंसेंट्रिक लैमेले या फिर आप बोल सकते हैं कि रिंग्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो सेंट्रल कैनाल होती है या सेंट्रल चैनल जो है बेसिकली इसको आप बोलते हैं हेवरेशियन कैनाल। इसके अंदर जो ये सेंट्रल चैनल है इसको हेवरेशियन कैनाल बोलते हैं, जिसमें आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक लैमेले मैंने आपको बता दिया। कैनेलिकुलाई जो है यहाँ पे ये क्या होती हैं, टाइनी कैनाल्स होती हैं जो कि आपके लेकुने से बाहर की तरफ को निकलती हैं और करती हैं बेसिकली काम क्या है इनका, कम्युनिकेशन में हेल्प करना और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना बिटवीन द ऑस्टियोसाइट्स, जो बोन के सेल होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करवाना कैनेलिकुलाई का काम होता है।
वॉल्कमैन कैनाल जो होती है इसको आप परफोरेटिंग कैनाल्स भी बोलते हैं। ये हर्वेशियन जो कैनाल होती है उसके परपेंडिकुलर जो है आपको रन करती हुई दिखती हैं और ये क्या करती हैं, ब्लड और नर्व सप्लाई को जो है वो कनेक्ट करती हैं। पेरिस्टोमियम की जो ब्लड एंड नर्व सप्लाई होती है उसको हर्वेशियन कैनाल के साथ जो है कनेक्ट करती हैं। तो आप देखेंगे कि जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें आपको हर्वेशियन सिस्टम भी देखने को मिलेगा, वॉल्कमैन कैनाल भी है, कैनलिकुलाई भी है, लेकिन जो ट्रबैक्यूले होते हैं ये आपके कॉम्पैक्ट बोन में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आपके थिन होते हैं और आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, स्पॉन्जी बोन जो होती है वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका इनर सरफेस कौन से एपिथेलियल टिश्यू से लाइन होता है, और ये टिश्यू जो है अपनी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर पाता है, यानी कि स्ट्रेच हो पाता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आपको पता है कि यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, तो जब जब वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है तो वो अपनी अपीयरेंस को भी चेंज कर लेता है। तो आपको पूछा गया है कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है। आपके ऑप्शंस में है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, ट्रांजिशन एपिथेलियम जिसको आप यूरोथेलियम भी बोलते हैं, या फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इसमें यूनिकनेस क्या होती है कि ये एपिथेलियम जो है इसको यूरोथेलियम भी बोलते हैं, ये आपका स्पेशलाइज्ड टाइप होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। ये आपका स्ट्रेच हो जाता है जैसे ही वॉल्यूम बढ़ने लगता है आपके यूरिन का, वैसे ही जो है ये स्ट्रेच होता है, थिन हो जाता है और स्ट्रेच हो जाता है ताकि ज्यादा वॉल्यूम को एकोमोडेट किया जा सके विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, उसके अलावा कॉलमिनर एपिथेलियम आपको दे रखा है। तो कॉलमिनर एपिथेलियम जो होता है बेसिकली आपको जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होती है जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां देखने को मिलते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की हम बात करें तो सिंपल क्यूबॉइडल आपके ग्लैंड्स में या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलते हैं, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की अगर आप बात करें तो ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड एट हाई लेवल्स ड्यूरिंग द ल्यूटल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमरली बाय व्हिच एंडोक्राइन सिस्टम। आपको पूछा गया है कि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ल्यूटल फेज चल रहा होता है तो किससे सिक्रीट होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। आपका इसमें ऑप्शन है ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको सेकेंडरी जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम से काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द नर्वस सिस्टम द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मिड ब्रेन ऑफ। ये भी आपको मैंने करवाया है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है एवोल्यूशन में आपको किसके मिड ब्रेन का फीचर जो है बाद में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन में है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल या मैमल्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कवर्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट्स इन अ रिलैक्स्ड स्टेट रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल फाइबर इज। आपको पूछा गया है कि जब आपकी स्केलेटल मसल जो है फाइबर रिलैक्स पोजीशन में होता है उस टाइम पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर उनको एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो कवर करके रखती है। आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शंस में है ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोमायोसिन या फिर एक्टिनिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर ट्रोपोमायोसिन। ये जो है आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को जो है वो कवर करके रखती है एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन द रैपिड फेज ऑफ रिपोलराइजेशन इज कॉज्ड बाय। आपको पूछा है कि रिपोलराइजेशन का जो रैपिड फेज होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉन्टिन्यूस ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से, या फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और आपके जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, या फिर एक्टिवेशन ऑफ द क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म। लास्ट ऑप्शन में है सडन एक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम पंप। इस क्वेश्चन को जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज सिक्रेटेड एज एन एक्टिव एंजाइम डायरेक्टली इनटू द ओरल कैविटी रेदर देन द इनएक्टिव जाइमोजन। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कीवर्ड्स, कभी भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको वो चीज नहीं आती है तो उसमें कोशिश कीजिए कि आपको कोई कीवर्ड मिलता है तो उससे भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पे ओरल कैविटी लिखा हुआ है, ओरल कैविटी में आपका बक्कल कैविटी आ जाता है तो यहाँ से भी ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ऐसी एंजाइम बतानी है जो डायरेक्टली अपनी एक्टिव फॉर्म में ही जो है वो स्क्रीट होती है, ना कि इनएक्टिव फॉर्म में। और जब कोई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में जो है स्क्रीट होती है जिसको आप प्रो एंजाइम बोलते हैं तो उसको हम जाइमोजन बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो है आपके बकल कैविटी में होती है, आपको पता है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ती है ये, और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में ही होती है, जाइमोजन की फॉर्म में नहीं होती है। लेकिन बाकी जितने भी आप देख रहे हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट जब करते हैं और इनको आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों इनको डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रखा गया होता है बाकी एंजाइम्स को, ताकि ये अपने ही ऑर्गन्स जो है वो अपने ही ऑर्गन्स को जो है वो टारगेट ना करें। तो इसीलिए इनको सबको हम क्या बोल देंगे, जाइमोजन बोल देंगे। और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सलाइवरी अमाइलेज।
Next question है, the term chloride shift or Hamburger phenomena in erythrocyte physiology refers to the exchange of bicarbonate ions leaving the cell for which ions entering the cell. काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोराइड शिफ्ट जो है उसको आप हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपकी पेरिफेरल टिश्यूज में CO2 एंटर करती है, तो जो आपके आरबीसी होते हैं उसमें एंटर करती है बेसिकली CO2, तो CO2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है कि बायोकार्बोनेट जो है उसका ज्यादा बिल्डअप ना हो जाए विद इन द सेल, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड प्लाज्मा से बाहर। तो ब्लड प्लाज्मा से अगर उसको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव आयन को जो है वो अंदर भेजा जाता है। वो कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन इज द प्राइमरी साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्टर्ड वाटर, सोडियम एंड 100% ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बोला कि जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो इतनी सारी चीजों को रीएब्जॉर्ब करता है। आपका मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, सोडियम 100% आपका ग्लूकोज जो है वो रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन एल्डोस्टेरोन व्हिच रेगुलेट्स सोडियम एंड वाटर reabsorption in the distal parts of the nephron is synthesized and secreted by which enzyme specific zone of the adrenal cortex। तो देखिए, आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक हार्मोन के बारे में पूछा गया है और पूछा है कि किस लेयर से जो है वो निकलता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी जोना ग्लोमेरुलोसा। अगर आपने एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर जो होती है ग्लोमेरुलोसा होती है, बीच में फेसिकुलेटा और अंदर की तरफ जो लास्ट में होती है दैट इज रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को जो है बाहर निकालते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो एल्डोस्टेरोन का होता है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए फेसिकुलेटा जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को निकालते हैं, जिसमें कोर्टिसोल जो है एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, और रेटिकुलरिस में जो है आप एंड्रोजन्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ अ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल मसल इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन दैट ऑफ अ स्केलेटल मसल। दिस अडेप्टेशन इज फंक्शनली क्रूशियल बिकॉज। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपकी जो कार्डियक हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो आपका लॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल सेल। ये अडेप्टेशन जो है कार्डियक आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स है उनमें देखने को मिलता है कि ये क्यों क्रूशियल होता है, ये आपको यहाँ पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिवेंट्स द कार्डियक मसल फ्रॉम अंडरगोइंग टेटेनिक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, इंश्योरिंग अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेजेस फॉर पंपिंग ब्लड। देखिए, इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो होता क्या है कि आपका टेटेनिक यहाँ पे सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज कॉन्ट्रैक्शन में गई है वो काफी देर तक फिर कॉन्ट्रैक्शन में ही रहेगी, रिलैक्सेशन में नहीं आएगी। तो आप खुद सोचिए कि कार्डियक मसल्स जो है, जो हमारा हार्ट है, उसके 2 काम होते हैं, एक तो ब्लड को पंप करना, दूसरा जो है दोबारा से जो है खून को भरना। ठीक है, आपके जो आर्ट्रियम है या वेंट्रिकल्स है उनमें खून दोबारा से भरना भी चाहिए और उसके लिए रिलैक्सेशन जो है होना जरूरी है। अगर ये टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड जो आपकी एक सिचुएशन है उसमें ही रहेगा और रिलैक्स नहीं होगा हार्ट, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो लॉन्ग होता है। इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है कि ऐसा समय जहां पे जब तक हार्ट जो है पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर लेता है, दूसरा जो है सिग्नल उसको कंट्रैक्शन का नहीं मिलता है, वो पीरियड जो है उसका लॉन्ग होता है। इसलिए आपका जो हार्ट है वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो लॉन्ग होता है ताकि हार्ट जो है वो आसानी से अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड का जो नाम होता है वो क्या होता है, उसको हम लब बोलते हैं। आपको पूछा गया है कि ये फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कैसे आती है, तो आपका ऑप्शंस में है क्लोजर ऑफ द एयोर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिन्यूनर वॉल्व्स, या फिर क्लोजर ऑफ द आर्टरियो वेंट्रिकुलर मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द आर्टरिया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा जब आपके जो ऊपर वाले दोनों वॉल्व्स हैं जिसको आप मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है आपकी राइट साइड में होता है, मिट्रल वॉल्व लेफ्ट साइड में होता है। मिट्रल का नाम ही दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये जब क्लोज होते हैं तो उसकी जो आवाज आती है, क्लोजिंग की आवाज आती है, उसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, जिसको आप लब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंडोक्राइन सिस्टम से है। आपको पता है कि मास्टर ग्लैंड जो है आपका उसको पिट्यूटरी बोलते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। आपको पूछा गया है कि इसमें जो हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमिक ट्रॉपिक हार्मोन्स जो होते हैं उनको एंटीरियर पिट्यूटरी तक डिलीवरी कैसे होती है उनकी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे भी आपको एक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो जरूर पढ़िएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन होता है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर करने में हेल्प करता है। इसका आंसर है कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो किस एंटीबॉडी से हमें मिलती है। आपके ऑप्शंस में है साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, प्लाज्मा सेल्स या फिर मैक्रोफेजेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लाज्मा सेल्स। आपको पता है बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक मेमोरी सेल्स होते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल एंटीबॉडी जो है वो स्क्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईली स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल दैट इज डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी वेरिएबल रीजन इज कॉल्ड द पैराटॉप, एपिटॉप, आइसोटॉप या फिर इडियोटॉप। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है एपिटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट्स मैच्योर एंड गेन एंटीजन रिसेप्टर्स। आपको पूछा गया है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इनमें से कौन सा है जहां पे लिम्फोसाइट मैच्योर भी होते हैं और आपका जो एंटीजन रिसेप्टर्स हैं उनको भी गेन किया जाता है। तो ऑप्शंस में है स्प्लीन, लिम्फ नोड, थाइमस या फिर पेयर पैचेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर थाइमस। देखिए अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो आपको कैसे ध्यान में रखना है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और मैच्योर होते हैं इनटू इम्यूनो कॉम्पोनेंट सेल्स, यानी कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स वहां पे जनरेट होते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उनको जो है एंटीजन रिसेप्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल एक तो आपका थाइमस आता है। आपको पता है थाइमस में टी सेल जाके मैच्योर होते हैं, और एक एग्जाम्पल आपका आएगा बोन मैरो का। तो बोन मैरो जो है यहाँ पे बी सेल मैच्योर होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोस आपके जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पे मैच्योर लिम्फोसाइट जो है एंटीजन्स को जो है काउंटर करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो शुरू करते हैं। तो आपके सेकेंडरी कौन से आते हैं, जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, पेयर पैचेस हैं, ये सारे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इतना आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रेडेड पोटेंशियल विद इन अ न्यूरॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the distance the potential has traveled down the axon, the strength or intensity of the stimulus triggering it, the myelination thickness of the axon segment या फिर the absolute threshold voltage of the hillock। आपको ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में पूछा है कि न्यूरॉन में जो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी बी ऑप्शन। तो आपने ध्यान में क्या रखना है, ग्रेडेड पोटेंशियल होते क्या है, बेसिकली ये आपके ऐसे पोटेंशियल है जो कि अपनी स्ट्रेंथ को जो है लूज कर देते हैं। जहां से ये निकलते हैं वहां से जब ये ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो ओरिजिन से जब ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो लूज होती जाती है, इसीलिए ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। और इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे ये स्प्रेड होते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इनकी मेम्ब्रेन से जो है वो आइंस जो है वो लीक होते रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द वेनम ऑफ सर्टेन स्नेक्स कंटेन्स न्यूरोटॉक्सिन्स। आपको मैंने स्नेक्स के बारे में भी बताया है। तो कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनका जो जहर होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स होती हैं बेसिकली। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स होती हैं ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाती हैं निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इससे होता क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है, तो सबसे पहले आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होता है फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मसल मेम्ब्रेन टू डीपोलराइज। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। फ्लैसिड पैरालिसिस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मसल होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, यानी कि इसके पास सिग्नल ही नहीं पहुंचता है, तो मसल ऐसा आप बिहेव करेगी, मतलब मसल जो है वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती है। अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान में हो तो आप लोगों ने पढ़ा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो आपका ऐसा जंक्शन है जहाँ पे मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर से मीट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि न्यूरॉन जो होते हैं रिलीज करते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर को जिसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन, और आपका जो मसल सेल होता है, मसल सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स पड़े होते हैं उसके, जिनको बोलते हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। अब जाके एसिटाइलकोलिन जब इस पे बाइंड कर जाता है तो क्या होता है, आयन चैनल्स जो है वो खुल जाते हैं और डीपोलराइजेशन होती है जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये हम नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन जब न्यूरोटॉक्सिन्स आ जाते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं कि इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वहां आके नहीं लग पाता है और वहां पे कोई सिग्नल जो है वो जाता नहीं है और आपकी डीपोलराइजेशन नहीं होती है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, वो रिलैक्स स्टेट में ही रहती है, जिसको आप फिर फ्लैसिड पैरालिसिस बोलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम में आप एक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसको ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो आपके ऑप्शंस में हैं द डायरेक्ट लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय परफोरिन प्रोटीन्स, द कोटिंग ऑफ पैथोजन विद एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स टू एनहांस इट्स रिकॉग्निशन एंड एनगल्फमेंट बाय phagocytes, the migration of white blood cells through intact capillary walls into inflamed tissue, या फिर the clonal deletion of the self-reactive T cells in the thymus। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शनाइजेशन में क्या होता है कि पैथोजन जो है उसको कोट कर दिया जाता है विद एंटीबॉडीज या फिर कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स, ताकि जो है आपके जो फेगोसाइट्स हैं रिकग्निशन जो है उनका अच्छे से कर सकें। तो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो देखिए, जो ऑप्सॉन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि प्रिपेयर करना फॉर ईटिंग, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है। जो पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिनको इजीली कैच नहीं किया जा सकता है, स्लिपरी होते हैं, फेगोसाइट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं उनको पकड़ने में, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उन पे टैग लगा देता है। टैग कैसे लगता है कि आपकी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जैसे कि आईजीजी है, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एग्जाम्पल में C3b है। ये क्या करती हैं, जाके जो पैथोजन होते हैं उनके सर पे लग जाती हैं, सरफेस पे लग जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फेगोसाइट्स जो होते हैं इन रिसेप्टर्स को तो इजीली जो है पहचान लेते हैं, एंटीबॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं उनको फेगोसाइट इजीली पहचान लेते हैं, और आपका इम्यून अब ये आपके फेगोसाइट क्या करेंगे कि जाके जो आपके पैथोजेंस हैं उनको इजीली एनगल्फ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पकड़ना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनाइजेशन जो है, इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन देखें तो दैट इज द डायरेक्ट लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय परफोरिन प्रोटीन्स, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नेचुरल किलर सेल होते हैं या साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि पैथोजन जो होते हैं उनके वॉल में जो है वो परफोरिन आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी हेल्प से पोर्स कर दिए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ताकि जो है उनका जो पैथोजेंस है उनका बर्स्ट हो जाए वो, या फिर लाइसिस हो जाए। लेकिन ये प्रोसेस जो है ऑप्शनाइजेशन में नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आप फीटस में देखते हैं, जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, सॉरी, उसमें आप देखते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है, और वो एक्वायर करता है थ्रू द कंजप्शन ऑफ एंटीबॉडी रिच कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है आपको पता है मिल्क में होता है, तो उससे जो है, और आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है, तो इन दोनों से जो है उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको देखने को मिलती है उसके अंदर। तो बेसिकली जो है ये किस तरह से आप इसको क्लासीफाई करेंगे, एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर पैसिव आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा। आपको पता है कि ये जो बच्चा होता है उसको मदर से मिलता है, तो पैसिव है और नेचुरली है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो लास्ट में एक थोड़ा सा जो है वो हम इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं उसमें आप 5 तरह की इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है आईजीजी, इसकी प्राइमरी लोकेशन होती है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में, और सबसे अबंडेंट होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है ये देती है। और आपको पता है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आईजीजी से, जो कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो आईजीजी है, ठीक है। आईजीए जो है वो आपकी कहाँ मिलती है, म्यूकोजल सर्फेसिस में, स्क्रीशंस में, जैसे कि सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, आईजीए देखने को मिलती है, ठीक है। आईजीएम ब्लड एंड लिम्फ में मिलती है। फर्स्ट एंटीबॉडी जो है, जब इन्फेक्शन होता है तो आपको पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी आती है, तो दैट विल बी आईजीएम, ये आपने ध्यान में रखना है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। आईजीई आपको पता है कि एलर्जिक रिएक्शन जहाँ पे होते हैं वहां पे देखने को मिलती है, और आईजीडी जो होती है ये आपके रिसेप्टर की तरह काम करती है, ताकि बी सेल की एक्टिवेशन और मैचुरेशन में हेल्प कर पाए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं वो बनते हैं कि प्लेसेंटा से कौन सी जो है वो क्रॉस होती है, तो आईजीजी आ जाएगा। आपके ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी है, तो आईजीए आ जाएगा। ये कुछ चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो आईजीई जो है वो काम करती है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन एक पूछा जाता है कि पेंटामेरिक कौन सी होती है, तो आईजीएम जो होती है वो पेंटामेरिक होती है, लार्ज होती है। ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम के लिए हेल्प कर रही हैं। थैंक यू सो मच।